हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, परीक्षावाणी महाकुंभ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। परीक्षावाणी महाकुंभ में हम अध्याय 3 कर रहे थे, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन, जिसका भाग 1 देखा हमने। भाग 1 में हमने अध्ययन किया था उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, कौन कौन से हमारे अन्य धार्मिक स्रोत हैं जिनसे हमको उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल से हमें थोड़ा बहुत एक उपयुक्त जानकारी उत्तराखंड के बारे में मिलनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस ये भी प्रमाणित नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता एक्यूरेट जिसमें ये प्रमाण मिल सके कि वास्तव में ये चीज़ें रही होंगी। ठीक है, प्रमाणिक ग्रंथों की शुरुआत तो होती है मध्यकाल में, जहाँ पे हमको चंद वंश दिखता है एक तरफ कुमाऊं क्षेत्र में और दूसरी तरफ गढ़वाल में परमार पंवार वंश दिखता है। तो वहाँ से हमको बिल्कुल ही एक्यूरेट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फिर भी आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। आशा करता हूँ जो प्रागैतिहासिक काल आया था और आद्य ऐतिहासिक काल आया था वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में आपको हर जगह पे बहुत से प्रमाण मिलते हैं। साथ ही उत्तराखंड में खसों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली शताब्दी के आसपास आते आते मतलब जो हमारे ईसा पूर्व से है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको खस शक्ति का देखने को मिलता है। और ईसा पूर्व में हम जब जैसे ही आते हैं मौर्य काल में, तो मौर्यों के अधीन भी उत्तराखंड राज्य था, ऐसा बोला जाता है। तो वहीं से आज थोड़ा ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भाषा विज्ञानी मानते हैं। भाषा विज्ञानी है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ये बोलते हैं कि गढ़वाल कुमाऊं के जो आदि निवासी थे ना, वो किरात लोग थे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जो आदि निवासी थे वो किरात लोग थे, ऐसा जॉर्ज गियर्सन बोलते हैं। ठीक है, और हमारा एक यात्री आया था, यूनानी यात्री था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज नामक यात्री ने पर्वतीय क्षेत्र की जो गंगा घाटी थी, बोला कि वहाँ पर किरात जाति रहती है। ठीक है, मेगस्थनीज ने भी तो एक पुस्तक लिखी थी ना, इंडिका नामक पुस्तक। उस इंडिका में मेगस्थनीज बोलता है कि गंगा घाटी में किरात जाति रहती है। और कालिदास जी का एक काव्य है रघुवंश काव्य, तो रघुवंश काव्य में भी किरात जाति का वर्णन प्राप्त होता है। बाणभट्ट के कादम्बरी में भी मिलता है। ठीक है, और महाभारत के वन पर्व के अनुसार बहुत से किरातों ने क्या किया था, शिव का युद्ध हुआ था, तो शिव के झंडे तले युद्ध में भाग लिया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और ये युद्ध विल्व केदार नामक स्थान में होता है, जिसे आज की डेट में शिवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत से हमारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल की लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज उत्तराखंड की प्रथम या प्रमुख राजनीतिक शक्ति, प्रथम राजनीतिक शक्ति जिसको बोला जाता है कोइंद वंश। तो कोइंद वंश हमारे उत्तराखंड राज्य की पहली राजनीतिक शक्ति थी, इसको आपने याद रखना है। कभी क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो कोइंद शासक थे, उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति मानी जाती है कोइंद शासक, ये किस वंश के अधीन थे संभवत। तो ये सबसे पहले हमारा माना जाता है कि मौर्यों के अधीन थे, मौर्य वंश जो हुआ, तो मौर्य वंश के अधीन ये शक्ति रही थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऐतिहासिक काल का पहला पॉइंट क्या बनेगा। हम परीक्षा होने का रिवीजन करें, अगर मैं इतिहास में घुस गया तो फिर ये लेक्चर ही मान के चलो 2 घंटे का हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कंप्लीट इतिहास के लेक्चर चाहिए और बिल्कुल डिटेल में चाहिए उत्तराखंड पीसीएस लेवल तक के, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे स्टोर पे उत्तराखंड जीके का कोर्स है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो कोविंद शासक उत्तराखंड में शक्ति करने वाली पहली राजनीतिक शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, और इस कोविंद शासकों का जो शासन काल रहा वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में तीसरी चौथी ईस्वी तक इनका शासन रहा था। और बात करते हैं दोस्तों, इनका जो एरिया था कौन कौन सा था, तो देहरादून के पास यमुना टोन्स के संगम पर स्थित जो कालसी है, कालसी से हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है अशोक का, है ना। तो उस अशोक के शिलालेख में, जिसकी भाषा प्राकृत है, हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, और लिपि ब्राह्मी है, तो उसमें हमारे जो कुलिंद शासक है इनके लिए पुलिंद शब्द प्रयोग किया गया है। और इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए जहाँ पे कुलिंद वंश था, इसके लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है जो कुलिंद थे वो हमारे मांडलिक राजा थे। मांडलिक मतलब स्वतंत्र नहीं थे, वो किसी न किसी बड़े राजा के अधीन थे, टैक्स पे करते थे वो किसी बड़े राजा को। ठीक है, तो ये होता है मांडलिक राजा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे जो भूगोलवेत्ता हैं हमारे टॉलमी, तो टॉलमी जो है, टॉमली नहीं होगा, टॉलमी होगा, टॉलमी। ठीक है, टॉलमी के अनुसार जो कुलिंद लोग थे वो दूसरी ईसा पूर्व में दोस्तों ब्यास और गंगा के यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। कौन था? अमोघ भूति। तो अमोघ भूति की हमको बहुत सी ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अमोघ भूति सबसे
प्रतापी शासक हुआ। और इस मुद्रा में इस राजा को बोला गया दोस्तों राज्य कुंदस अमोघ भूतिस महाराजस, ये बोला गया इसको, ठीक है। और इसकी मुद्राएं हमको बहुत जगह से प्राप्त होती हैं, जैसे कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, कुंद प्रकार की, मतलब ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। 3 प्रकार की कुंद मुद्राएं हमको स्पेशली प्राप्त होती है। पहली अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरी चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। याद रखिएगा इसको, ठीक है। और बाकी अल्मोड़ा से जो प्राप्त सिक्के हैं ना कुंद के, उसमें आसे, गोमिद, हरदत्त, शिवदत्त आदि राजाओं के नाम से हमको उल्लेख मिलता है, उन सिक्कों में प्रिंट हुआ है उसमें, ठीक है। टकसाल में जो सिक्के ढले गए होंगे इसमें नाम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं दोस्तों, शकों के बाद हमारा प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई भागों पर कुषाणों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो आपको पता ही है हमारे भारत में बहुत से वंश आते हैं, मौर्य वंश आता है, शक वंश आता है, इसके यहाँ गुप्त वंश हमारा फिर ईसवी के बाद आ जाता है, और हमारा इसके साथ साथ कुषाण वंश भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है। मौखरी वंश आता है। तो ये सभी वंशों के हिसाब से हम चलते हैं। तो शकों के बाद जो पहली शताब्दी थी, और पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि आधे में तराई वाले भागों पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक था कौन था? कनिष्क था वो, ठीक है। वीरभद्र, ऋषिकेश और मूलध्वज कोटद्वार के पास और गोविशाण के पास पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं, राज्य में किन प्लेसेस से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा ऋषिकेश, मूलध्वज यानी कि कोटद्वार, और गोविशाण यानी कि काशीपुर, ठीक है। अब थोड़े टाइम पे यहाँ पे कुषाणों का राज रहा, उसके बाद कुषाणों का पतन हुआ। तो जैसे कुषाणों का पतन होता है तो यहाँ पर कुछ नए राजवंश पैदा हो गए, जैसे कि गोविशाण। गोविशाण काशीपुर का ऐतिहासिक या प्राचीन नाम था। कालसी में एक राजवंश पैदा हो गया, लाखामंडल में नया राजवंश पैदा हो गया, और साथ ही कुनिंद लोग भी छितर बितर फैल गए थे। कुनिंदों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा प्रारंभिक कुनिंद वंश हुआ, फिर उसके बाद मध्यवर्ती कुनिंद शासक, और फिर उसके बाद परवर्ती कुनिंद शासक, जो कि फैल जाते हैं फिर अलग अलग जगहों पर। और कुनिंद शासकों के समकालीन दोस्तों यौधेय शासकों की मुद्राएं हमको जौनसर, बाबर और कालों की डांडा से मिलते हैं। कालों का डांडा यानी कि वर्तमान लैंसडाउन। लैंसडाउन का जो प्राचीन नाम था वो कालों का डांडा था। डांडा का मतलब उत्तराखंड में होता है दोस्तों पर्वत। जो भी हमको नॉर्मल पर्वत पहाड़ियाँ दिखती है ना, इनको स्थानीय भाषा में डांडा या डान बोलते हैं, आपने गानों में भी सुना होगा। तो डांडा होता है पर पहाड़ी, ठीक है। अब कुषाणों को कुचलने में देखिए, कुषाणों का यहाँ पे अटैक रहा था ऐसा भी बोला जाता है, और कुषाणों को यहाँ पे कुचला था किसने? यौधेय ने। यानी कि उत्तराखंड की धरती में कभी न कभी यौधेय वंश भी था, ठीक है। यौधेय वंश था, यमुना घाटी उपत्यका में हम देखते हैं यादव वंश था, पौरव वंश यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका, जिसका 3य सदी में निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने करवाया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कोविंद तो कुछ यौधेय मानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। बाढ़ वाला जो यज्ञ वेदिका है, यज्ञ वेदिका मतलब यज्ञों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये शीलवर्मन राजा ने करवाया था। शीलवर्मन जो राजा था दोस्तों, ये हर्ष का एक हिसाब से एजेंट या राजदूत था हमारे उत्तराखंड की धरती में। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है, उथल पुथल मच जाती है, तो शीलवर्मन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो शीलवर्मन को भी आपने याद रखना है। कुछ इसको कोविंद मानते इतिहासकार, तो कुछ यौधेय मानते, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मत है कि ये यौधेय ही था, यौधेय वंश का था, ठीक है। आगे चलकर जो हमारे कोविंद वंश के लोग हैं दोस्तों, इन्होंने कृतिपुर राज्य की स्थापना की थी। कृतिपुर राज्य में कौन कौन सा एरिया आता था? उत्तराखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग, जिसमें उत्तरकाशी और हमारा देहरादून वाला, हिमाचल और रोहिलखंड नीचे दक्षिण में हमारा वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग। तो एक राज्य कृतिपुर भी हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। और जो कि उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड में विस्तृत था। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में जो कृतिपुर राज्य था वो किन क्षेत्रों तक विस्तृत था? वो ऑप्शन आ जाएंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, रोहिलखंड, ठीक है, कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल, ऐसे आ जाएंगे कोई ऑप्शन आपके। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। समुद्रगुप्त, फिर गुप्त वंश आ जाता है भारत में। तो गुप्त वंश के जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति मिलती है समुद्रगुप्त की, प्रयाग वाली, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में कृतिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया। हालांकि जो कृतिपुर राज्य था हमारे कुइंदों का, ये फैला तो बहुत बड़े एरिया में था, लेकिन फिर भी ये लोग गुप्तों के अधीन थे। पहले हमारे कुनिंद शासक मौर्यों के अधीन थे। समय समय पे भारत में जो सबसे मजबूत, क्योंकि महाजनपदों का उदय भी हुआ ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं ना, तो जो भी मजबूत राज्य या जो भी मजबूत राजा रहा होगा पूरे भारत का, वही यहाँ पर सर्वे सर्वा होता था, उत्तराखंड के मांडलिक राजाओं का भी। तो यही बात यहाँ पर हमारी बताई गई है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कृतिपुर राज्य का वर्णन या कृतिपुर राज्य को अधीन किस प्रशस्ति में बताया गया है? तो ये हमारी
प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। ठीक है, बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, हर्षचरित। तो हर्षचरित में ये बोला गया कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण में हमारा चीनी यात्री भी आया था, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था। और वेनसांग भैया हरिद्वार भी आ गया गंगा नहाने। अब ये तो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टॉपिक एंटरटेनिंग बना रहा हूँ। गंगा नहाने क्यों आएगा चाइनीज यात्री, क्योंकि उसकी महत्वता उतनी थोड़ी है चाइना वाले के लिए। हरिद्वार घूमने आ गया, उसने सुना यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य बड़ा एक देखा जाए तो बिल्कुल ही उभरता हुआ राज्य है और बहुत शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, और पर्वतीय पाद से लेकर तराई तक फैला है, बहुत वहाँ के प्रतापी राजा वगैरह हैं, ऐसा सुना वेनसांग ने। और आ गया फिर वो, ठीक है, हरिद्वार। तो हरिद्वार आके घूमा वो, बड़ा अच्छा लगा उसको। हरिद्वार हरिद्वार को उसने मयूरपुर बोला। हरिद्वार की जो उसने माप बताई 20 लीटर की बता दी। ठीक है, तो बहुत चीज़ें उसने यहाँ पे डिस्कस की अपनी पुस्तक, जो उसने पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है, तो हर्ष के सबसे पहले तो आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि हर्ष के टाइम पीरियड पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था चीनी यात्री वेनसांग। उसने हिमालय को पोली हिमोपुलो बोला है। हिमालय का जो राज्य है, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ जो राज्य था ब्रह्मपुर, उसको क्या बोला है, पोली हिमोपुलो, ब्रह्मपुर राज्य को। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में हरिद्वार का आसपास का एरिया है। और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था ब्रह्मपुर, यानी कि उसमें ब्रह्मपुर में जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म भी चरम पे था। हर्ष के अधीन ये राज्य था ब्रह्मपुर। उसने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया, किसने, वेनसांग ने। ठीक है, और देखिए वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो कि 20 लीटर चीनी मापन प्रणाली होगी ना उसमें, लीटर की कोई या ली की जो भी है, इसमें ये बताया कि उसने 20 लिखा है ये पूरा ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, इसके साथ साथ उसने हरिद्वार को मयूरपुर भी बोला, ये भी याद रखना आपने, मयूरपुर या मायापुर इसी ने बोला था। और अंग्रेज इतिहासकार अगर हम कनिंगम की बात करते हैं तो कनिंगम ये बोलते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो संपूर्ण भूभाग था उस समय, जो ये टाइम पीरियड चल रहा था हर्षवर्धन वाला और वेनसांग जब आया था, तो इसी को ब्रह्मपुर बोला गया। ठीक है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो इतिहासकार में मतभेद होने ही हैं, सब अपना अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, खैर अब ये रही बात, हमने अभी पॉइंट पढ़े कि जो कालसी था, लाखा मंडल था, ब्रह्मपुर था, गोविशांग था, प्रमुख केंद्र थे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप याद रख लीजिए, जैसे कालसी था, कालसी का प्राचीन नाम उस समय कालकूट प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, कालकूट। ऐसे ही हमने देखा काशीपुर, तो काशीपुर का हमको प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है, गोविशांग। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कई बार बने हैं ये, और इनको हल्के में ना लीजिएगा आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कुनिंद लोगों की बात करते हैं, कुनिंद लोग शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म की पुष्टि भी प्राप्त होती है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक काल में कुषाण काल आता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा कृत्रिपुर राज्य आ गया। ठीक है, और गुप्तों के बाद यहाँ पे नागवंश आएगा, अभी हम थोड़ा हम पढ़ेंगे, फिर यदुवंश आएगा, मौखरी आएगा, और हर्षु का आ गया है हमारा पौरव वंश, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड गया। हर्षवर्धन की जैसे मृत्यु होती है तो उत्तराखंड में क्या होता है, अराजकता फैल जाती है। अराजकता यानी कि हर्ष के अधीन जो भी राजा थे सबने स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को, बोला कि हर्ष तो मर गया, अब कौन क्या कर लेगा। ठीक है, तो सभी हमारा तितर बितर होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। और यहीं पर जो हमने अभी पढ़ा, हर्षवर्धन का एक एजेंट या राजदूत था शीलवर्मन। शीलवर्मन के अधीन हमारा जोशीमठ में एक राजा बैठा हुआ था, बसंत देव। तो जैसे ही उसको पता चलता है हर्षवर्धन हमारा मर गया है, तो शीलवर्मन के अधीन आ जाता है बसंत देव। लेकिन बाद में दोस्तों पौरव वंश आता है यहाँ पे। पौरव वंश के अनुसार शीलवर्मन की हार होती है, और उसके बाद जो हमारा बसंत देव है खुद को आज़ाद घोषित कर देता है। और फाइनली उत्तराखंड की धरती में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होती है, स्वर्णिम काल शुरू हो जाता है, जिसको हम जानते हैं कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से। ठीक है, लेकिन ये बहु अराजकता अलग अलग टाइम पीरियड तक चलती रही, 1000 ईस्वी तक। ऐसा नहीं था कि कत्यूरी शासनकाल आए तो संपूर्ण उत्तराखंड एक सूत्र में बच गया। अलग अलग जगहों पर उसमें अलग अलग राजा राज कर रहे थे। मतलब फैल चुका था किसी अलग अलग वंशों का राजपाट हमारे उत्तराखंड की धरती में। इसीलिए इस काल को 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो काल का टाइम पीरियड है, कालखंड है, इसको उत्तराखंड में बहु अराजकता का टाइम पीरियड कहा जाता है। हमारा जो देहरादून क्षेत्र है वहाँ पे अलग राज्य बन रहा है हमारा। ठीक है, कत्यूरियों के टाइम पे तो हमारे कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हो जाएगी, काली कुमाऊं में। गढ़वाल में परमार वंश स्थापित हो जाएगा, वहाँ कनकपाल आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कौन आएगा, सोमचंद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी इसी टाइम पीरियड पे तो हो रहा है ना। इसके अलावा गंगोली में मड़कोटी राजा बैठा है, हमारा अस्कोट में अलग राजा बैठा हुआ है, डोटी में अलग राजा है। और इसके साथ साथ हम जाते हैं दोस्तों अगर गढ़वाल की तरफ, तो गढ़वाल में भी हम देख रहे हैं कत्यूरी राजा हैं, जोशीमठ में कोई और बैठा हुआ है, श्रीनगर में कोई और बैठा है। ठीक है, तो ये हमारा बहु अराजकता का टाइम पीरियड था ऐतिहासिक काल में। कब, जब हमारे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
अब छठी शताब्दी में हम आते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ही बहु अराजकता का युग आया तो इनमें जो प्रमुख राज्य थे ब्रह्मपुर थे, शत्रुघ्न राज्य थे और गोविशांक प्रमुख थे। ठीक है, सबसे बड़ा इनमें ब्रह्मपुर राज्य ही था। और छठी शताब्दी में हम आते हैं तो ब्रह्मपुर में पौरवों का शासनकाल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पौरवों के शासनकाल की पुष्टि किससे होती है दोस्तों? जो कि तालेश्वर नामक एक ताम्रपत्र मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र से ये पुष्टि होती है कि उत्तराखंड की धरती में कभी न कभी पौरव वंश भी था। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, पौरव वंश के टाइम पीरियड पे हमारे कुछ शासक प्राप्त होते हैं जिनका नाम था विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे उत्तराखंड में भाई आक्रमण भी होते हैं। ठीक है, चौहान मरेश विग्रहराज ने आक्रमण किया उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर। तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पौरव वंश के जो शासन है दोस्तों उत्तराखंड में हर्षवर्धन के बाद प्रारंभ होता है। और ध्यान रखेंगे पौरव शासन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपने याद रखना है। पौरव शासन या पौरव वंश में जो सेना अध्यक्ष होता था, जैसे आज वर्तमान में सेना अध्यक्ष होता है ना भारत में भी एक, ठीक है, तो इसको पौरव वंश में बला अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। पौरव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पौरव राजवंश की राजधानी थी ब्रह्मपुर में। कहाँ पे थी? ब्रह्मपुर में थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा देखिए पौरव वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पौरव वंश में जो टैक्स था उपज का 1/6 था, कर जो देना पड़ता था उपज का 1/6वां भाग। और पौरव वंश में जो हमारा भूमि कर वसूलता था, भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था भागिक। ठीक है, क्या कहा जाता था? भागिक। ये भी। और पौरव काल में दो प्रकार की भूमि प्रचलन में थी। एक भूमि थी केदार भूमि, दूसरी भूमि थी सारी भूमि। ठीक है, ये भी आप याद रखना। भूमि माप के लिए द्रोणवाप, खारीवाप, कुल्यवाप थे जो कि गुप्त काल से चले आ रहे थे। कौन कौन सी मापन प्रणाली थी भूमि माप के लिए? भूमि को मापने के लिए द्रोणवाप, खारीवाप और कुल्यवाप। ठीक है, ये गुप्तकालीन भूमि मापन प्रणालियाँ थी जो कि चली आ रही थी उत्तराखंड में। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अराजकता का टाइम आया और उत्तराखंड में दोस्तों एक नए युग की शुरुआत होती है जिसको हम जानते हैं कार्तिकेय या कत्यूरी वंश के नाम से। तो कत्यूरी वंश को भी इसमें क्लियर करेंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाना है। तो कार्तिकेय राजवंश या कत्यूरी राजवंश, इसमें भी इतिहासकार मतभेद में है। कोई अलग मानता है इनको लेकिन एक ही है, साक्ष्यों से प्राप्त होता है ये दोनों राजवंश एक ही है। तो उत्तराखंड में कार्तिकेय राजवंश की जो संस्थापना वर्ष माना जाता है, स्थापना वर्ष 700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और लगभग 1050 तक ये वंश रहा था कंप्लीटली। वैसे तो 1500 तक भी बोलते हैं, रहा था 1500 तक भी, क्योंकि उत्तराखंड में चंद वंश चल रहा था और एक तरफ गढ़वाल में पवार वंश चल रहा था। कुछ जगह पे कत्यूरी शासक थे उस समय भी और वो मांडलिक राजा थे, यानी कि जो गढ़वाल क्षेत्र में कत्यूरी होंगे वो गढ़वाल के राजा को टैक्स देते थे। जो कुमाऊं में बचे हुए कत्यूरी थे अपने गढ़कोट में थे, वो लोग कुमाऊं के राजा को टैक्स देते थे। ऐसा नहीं हुआ कि कत्यूरियों का संपूर्ण पतन या विघटन हो गया था 1050 में ही। ठीक है, वो फैले हुए थे। तीलू रौतेली जब हम पढ़ते हैं तो कत्यूरी ने तो उसकी हत्या की थी, तीलू रौतेली की पढ़ते हैं ना मध्यकाल में, तो कहाँ से आया उस समय कत्यूरी, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपने पढ़ने हैं। ये सब उत्तराखंड के इतिहास में डिटेल में मिलते हैं आपको कोर्स में हमारे, इसलिए बोलता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं कोर्स को जरूर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई आपका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली बोल रहा हूँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस कोर्स को लीजिए। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत मेहनत से वो कोर्स बनाया गया है। तो उत्तराखंड देखिए अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कोविंद वंश। ये पहला पॉइंट बन गया, ऐतिहासिक काल का बना ना। उत्तराखंड में शक्ति शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी कोविंद वंश। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है किसे माना जाता है? उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, वो कोविंद शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति। यहाँ पे राजवंश की बात हो रही है। तो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, हर्षवर्धन ने अपना एक एजेंट नियुक्त किया था ब्रह्मपुर राज्य में जिसका नाम क्या था? शीलवर्मन। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपना एक, अब एजेंट में एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एजेंट नहीं हुआ वैसे, वर्तमान समय के हिसाब से मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, इसको आप ना लीजिएगा। ठीक है, मतलब पहले राजा क्या करते थे, किसी भी क्षेत्र को जीतते थे तो अपने किसी खास प्रमुख आदमी को वहां पर पूरी जागीर सौंप देते थे। ठीक है, सौंपते थे ना। एक हिसाब से मान लो कि सेनापति मान लो उसको, या आप सिंपली उस एक पार्टिकुलर अगर मैं नाम देता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा वहां पर हमारा राजा का जो प्रतिनिधि था, राजा का प्रतिनिधि जो कि शासन करेगा वहां पे, या अपना राजा का वहां पर हम बोल सकते हैं शासन प्रशासन करने के लिए एक मंत्री बोल सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने ब्रह्मपुर जैसे ही अपने अधीन किया तो सीलवर्मन को यहाँ पे बैठा दिया था। और उस समय जोशीमठ में बसंत देव था जो कि सीलवर्मन के अधीन था।
इसके बाद क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, सीलवर्मन कमजोर पड़ जाता है और उत्तराखंड की धरती में पौरव अटैक हो जाता है। तो पौरव लोग सीलवर्मन को हरा देते हैं और ये खबर जोशीमठ बसंत देव के कान में पहुंच जाती है। तो जैसे पहुंचते तो बसंत देव भी बोलता है भैया अब सीलवर्मन तो गया, मैं भी आज़ाद हूँ। तो वो खुद को आज़ाद घोषित करके जोशीमठ में ही उत्तराखंड के पहले राजवंश की स्थापना कर देता है, जिसका नाम है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश है। तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो 700 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी आसपास बसंत देव ने। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसने की थी, बसंत देव ने। अब देखिए इसके अभिलेख देखिए, हमें कार्तिकेयपुर राजवंश के लगभग 8 अभिलेख प्राप्त होते हैं और कुटिला लिपि में ये लिखे गए हैं। ठीक है, कुटिला लिपि, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको नोट करना है। इस राजवंश का जो इतिहास है ना, हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त, ताम्र पत्रों में मिलता है। देखिए बागेश्वर से प्राप्त होता है, कंडारा से, पांडुकेश्वर से, बैजनाथ से। यहाँ पर हमको कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेख मिलते हैं और ताम्र लेखों के आधार पर ही हम ये पुष्टि करते हैं कि उत्तराखंड में ये स्वर्णिम राजवंश रहा था। उत्तराखंड का स्वर्णिम राजवंश भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का स्वर्णिम, गोल्डन इरा ऑफ उत्तराखंड बोला जाता है इनके शासनकाल को, क्योंकि कत्यूरी राजा जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्मयुग कहा जाता है, राजा राम को फॉलो करते थे, राम युग, राज्य या राम युग भी कहा जाता है कत्यूरी शासनकाल को। कत्यूरी शासनकाल इसलिए बोला था क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को विशेष महत्व दिया। कत्यूरी कुछ शासकों ने हमारे बौद्ध धर्म का विशेष यहाँ पर विरोध किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को आने नहीं दिया यहाँ पे, और कत्यूरी वालों ने क्या किया, हमारे हिंदू धर्म का, कत्यूरी शासकों ने हिंदू धर्म का प्रमोशन किया और हिंदू धर्म पर आधारित काफ़ी मंदिरों का, धर्मशालाओं का निर्माण किया और इसीलिए इनके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, और इनका जो राजकाज था, प्रणाली थी, दंड व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी वो, वेल प्लान्ड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, तो कार्तिकेयपुर की प्रारंभिक राजधानी हमारी जोशीमठ थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राज की हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारी जोशीमठ के बाद राजधानी कत्यूर घाटी के बैजनाथ में बनती है। बैजनाथ जो कि वर्तमान समय में गरुड़ नामक प्लेस में है, बैजनाथ बागेश्वर जनपद में। ठीक है, और गरुड़ के आसपास का जो अपर एरिया है उसको आज वर्तमान समय में भी कत्यूर घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला राजा था बसंत देव, इसने परम भद्दारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि इसने उपाधि धारण की दोस्तों, परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, ये कौन था, बसंत देव, पहला राजा। और बागेश्वर अभिलेख में ये भी पता चलता है कि बसंत देव ने एक मंदिर को सोनेश्वर नामक गांव दान में दिया था। उसमें गांव को भी दान कर देते थे, गांव से जो भी इनकम आती थी वो मंदिर में जाती थी। देखिए कश्मीरी इतिहासकार है हमारे कल्हण, जिनकी एक फेमस पुस्तक है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। ठीक है, और जैसे ही मुक्तापीठ ने गढ़वाल को जीता था तो उस समय ही संभवत खरपरदेव नामक कार्तिकेयपुर राज पर एक नया राजा आ गया था। सबसे पहले ब्रह्म कौन आया, बसंत देव आया। बसंत देव के बाद हमारा राजा कौन बनता है, खरपरदेव, याद रखना आपने। ठीक है, और जो खरपरदेव था ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। कन्नौज में उसमें यशोवर्मन बैठा था। ठीक है, उसी के समकालीन हमारा कौन था दोस्तों, हमारा खरपरदेव था। और खरपरदेव का पुत्र आएगा फिर कल्याण राज। ठीक है, और बागेश्वर लेख ये बोलता है कि खरपरदेव का जो अंतिम शासक था वो त्रिभुवन राज था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया, देखिए पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो पोता जो खरपरदेव के बाद उसका जो अंतिम शासक बना उसका पोता था त्रिभुवन राज। ठीक है, और इसने भी हमारा परम भद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और त्रिभुवन जो राज था इसने भी हमारे किरात पुत्र के साथ संधि की थी और व्याघ्रेश्वर मंदिर, ठीक है, व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमिदान दिया था। ठीक है, व्याघ्रेश्वर, बागेश्वर का जो मंदिर है बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर का क्योंकि प्राचीन नाम हमको मिलता है व्याघ्रेश्वर। ठीक है, और दोस्तों नालंदा जो अभिलेख है ना, नालंदा अभिलेख में हमारा बंगाल का एक पाल शासक हुआ धर्मपाल, तो धर्मपाल के गढ़वाल पर आक्रमण करने का पुष्टि भी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्तिकेयपुर राज्य के द्वितीय परिवार, क्योंकि यहाँ पे 3-4 परिवार होते हैं हमारे। ठीक है, 3 परिवार होते हैं और इनमें 14 नरेश होते हैं। तो दूसरा परिवार जो शुरू हुआ दोस्तों, इसका जो संस्थापक था निम्बर था, वो निम्बर। ठीक है, तो निम्बर जो हमारा था इसने पालों से संधि की थी, जो मैंने आपको बोला नालंदा अभिलेख में बंगाल के शासक धर्मपाल का गढ़वाल आक्रमण मिलता है। तो निम्बर वो कार्तिकेयपुर राजवंश का राजा था जिसने पाल वंश के शासक धर्मपाल से संधि की थी। ठीक है, और नालंदा अभिलेख में इसकी पुष्टि भी होती है।
निम्बर के बाद दोस्तों उसका पुत्र इष्टगण शासक बनता है। कार्तिकेय राजवंश में पहला शासक था जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तराखंड की धरती में फैले हुए समस्त जितने भी हमारे राजवंश थे ना, छोटे मोटे, उन सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस कार्तिकेय राजा ने किया था, किस कत्यूरी राजा ने किया था? तो इसका नाम था दोस्तों इष्टगण। क्या नाम था भाई इसका? इष्टगण। इसने उत्तराखंड को यूनिटी में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, ये पहला राजा था। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये भी अपने बाद जो निम्बर था ना, निम्बर शैव मत का बहुत वो था, घोर मतलब अनुयायी था शैव मत का। निम्बर शैव धर्म को यहाँ पे मानता था और उसका घोर अनुयायी था। और हमारा जो इसके बाद इसका पुत्र था इष्टिगण, ये भी अपने पिता की भांति शैव धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानता था। जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, महेशमर्दिनी और लकुलीस और नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। इष्टिगण के बाद दोस्तों इसका जो पुत्र आता है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है, ललित सूर्यदेव शासक। ठीक है, ललित सूर्यदेव शासक बनता है। और ललित सूर्यदेव जो है ना दोस्तों, ये बहुत फेमस राजा हुआ कार्तिकेयपुर, क्योंकि इस राजा को धरती उद्धार के लिए 12 अवतार नाम भी दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 12 अवतार। कत्यूरी वंश के किस शासक को 12 अवतार बोला गया धरती के उद्धार के लिए? तो इस राजा का नाम था दोस्तों हमारा, क्या राजा का नाम क्या हो जाएगा? ललित सूर्यदेव। ठीक है, अब ललित सूर्यदेव ने बहुत से काम कराए, बहुत महत्वपूर्ण कत्यूरी राजा है, तो इन सभी कामों की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए ललित सूर्यदेव की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पांडुकेश्वर ताम्रपुत्र में ललित सूर्यदेव जो है, इसके हमको बहुत से कार्यों के साक्ष्य मिलते हैं। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट काम है उनको डिस्कस करते हैं। जैसे इसने जो हमारे दरबारी थे, जैसे ब्राह्मण थे या जो भी उस समय मंदिर वगैरह थे, उनका बहुत अच्छे से संरक्षण किया, आश्रय दिया मतलब अपने दरबार में काफ़ी लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं या सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, वो हमको ललित सूर्यदेव के ही मिलते हैं। ठीक है, और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इस ललित सूर्यदेव को ही क्या बोला गया है? धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ललित सूर्यदेव जो है ना, ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था भूदेव, भूदेव ऐसा राजा हुआ कार्तिकेयपुर राजवंश का जिसने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया। क्वेश्चन बनेगा, कौन सा कत्यूरी शासक था या कार्तिकेयपुर शासक था जिसने बौद्ध धर्म का घोर विरोध किया था? तो ये हमारा कौन था? भूदेव था। ठीक है, और भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में भी यहाँ पे सहयोग किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने याद रखने हैं। इसके बाद देखिए बालेश्वर और पांडुकेश्वर से ताम्रलेखों के अनुसार इसके बाद हमारा जो अगला शासक आ जाता है दोस्तों, फिर हमारा वंश आ जाता है दोस्तों तृतीय परिवार। मैंने बोला ना 3 परिवार हुए हमारे। पहला परिवार हमारा बसंत देव वाला हुआ, फिर उसके बाद हमारा ये निम्बर वाला आ जाता है, फिर हमारा ये तीसरा परिवार आएगा सलोड़ादित्य वंश। तो इसकी स्थापना की थी इच्छर देव ने। इच्छर देव के बाद राजा बने देशद देव और पद्मदेव। ठीक है, और सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है सुभिक्ष राजदेव, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, फिर हम कत्यूरी घाटी में देखते हैं दोस्तों आसंती देव वंश की भी स्थापना होती है। और आसंती देव वंश की स्थापना आसंती देव राजा करता है, और इसका जो अंतिम शासक होता है वो ब्रह्मदेव होता है। ठीक है, ब्रह्मदेव का वो जागरों में भी उल्लेख है इसका, ब्रह्मदेव का। इसको बीरम देव भी बोला जाता है। ये एक अत्याचारी और कामुक शासक था, और इसको बीरम देव में भी बोला जाता है, और जनता इसके अत्याचार से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी। ये आपने याद रखना है। तो ब्रह्मदेव ही आयोग भी मानता है कत्यूरी शासन का अंतिम राजा अगर बोला जाए तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक आयोग ने भी लास्ट एग्जाम में ब्रह्मदेव ही माना था, वीरमदेव या ब्रह्मदेव। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में दोस्तों। लक्ष्मीदत्त जोशी जो हमारे इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये राजा मूलतः अयोध्या के थे, तभी तो इनमें रामराज की प्रवृत्ति थी, और इनका जो युग था स्वर्णिम युग कहलाता है उत्तराखंड की धरती में। इनके जो इष्ट देव थे या आराध्य देव थे पूरे राज्य के, वो हमारे कौन थे? कार्तिकेय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है वर्तमान में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के लोक हितकारी कार्य, देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश ने लोक हितकारी काम किए बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। और जैसे ही ये हमारा कार्तिकेयपुर वंश खत्म हुआ ना, तो लोगों ने बोला कि सूर्य अस्त हो गया और रात हो गई। ठीक है, इतिहासकार जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो हमारे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी संबोधित करते हैं। और ये शासक जो हैं वो गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से भी विभूषित थे, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है ना, इनकी राजभाषा, जैसे भारत की राजभाषा वर्तमान में हिंदी है, ऐसे उस समय इनकी राजकाज की भाषा जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी।
और जो जनता लोग भाषा यूज करती थी, लोक भाषा थी, जन भाषा थी, वो पाली भाषा थी। ये दोनों पॉइंट आपने महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना है। कार्तिकीय राजवंश की राजभाषा थी हमारी क्या, राजभाषा हमारी संस्कृत, और जन भाषा या लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और इन्होंने राज्य प्रबंध उच्च कोटि से किया था, मतलब जो टोटल स्टेट मैनेजमेंट होता है, राजपाट होता है, वो बहुत अच्छे से किया था। पुलें और सड़कें बहुत अच्छे से बनाई थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट उस समय किया था इन्होंने, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन होता है दोस्तों। और इस क्षेत्र में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और हिंदू धर्म के पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण पुनरुद्धार करवाते हमारे शंकराचार्य जी, और सन 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना शरीर त्याग देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने, जो उनका निधन हुआ था या पंचतत्व में विलीन हुए थे या अपने शरीर का त्याग किया था उन्होंने, वो केदारनाथ में किया था, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में मध्यकाल में, लेकिन उससे पहले थोड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि कत्यूरी काल में दोस्तों, कत्यूरी काल में कुछ पदाधिकारी थे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं लूँगा। प्रांतपाल होता था उसमें, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो अधिकारी था उसको प्रांतपाल कहा जाता था। गिरिद्वार जो होते थे, गिरिद्वार यानी कि जो दर्रे होते हैं ना, दर्रे जो हम आज पढ़ते हैं दर्रा, तो दर्रों में भी हमारे सिपाही रहते थे उस समय, किसके, कत्यूरी शासन के। तो उन सिपाहियों को कहा जाता था घट्टपाल। तो घट्टपाल जो थे गिरिद्वारों के रक्षक थे, यानी कि पर्वतों के रक्षक। इसके अलावा एक पद और होता था वर्मपाल। तो वर्मपाल जो व्यक्ति होता था, अधिकारी होता था, वर्मपाल हमारा व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। और नरपति होता था जो कि नदी घाटों पर जो आगमन होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, उस पर नज़र रखता था, ठीक है। कार्तिकेय पुल राजवंश की अगर मैं बात करता हूँ तो सेना 4 भागों में विभाजित थी। पहली सेना थी पदातिक, ठीक है, पदातिक यानी कि पैदल सेना। दूसरी सेना थी अश्वारोही यानी कि घोड़े पर बैठी हुई सेना, ठीक है। तीसरी सेना थी दोस्तों, तीसरे प्रकार की गजारोही, जो कि हाथियों पर बैठती थी। और चौथे प्रकार की सेना थी उष्ट्ररोही, यानी कि ऊंट भी थे उसमें कार्तिकेय राजवंश के राजाओं के पास। तो 4 प्रकार की सेना थी ये, ठीक है। जैसे आज हम देखते हैं ना, भारत में भी सेना, पहला मिलिट्री है, हमारी आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, कोस्टल गार्ड होते हैं, और बहुत से हैं सेना के अंग। वैसे ही ऐसे अलग अलग अंग थे उसमें कार्तिकेयपुर में भी। अपराधियों को पकड़ने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे दोष पराधिक। दोष पराधिक जो था, अधिकारियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी था। जैसे आज पुलिस पकड़ती है, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जिले में क्या होता है, एसपी होता है, और स्टेट में क्या होता है, डीजीपी होता है। वैसे ही उसमें स्टेट की बात हो रही, क्योंकि कार्तिकेय राजवंश एक राजवंशी था पूरा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था लाइक डीजीपी, उसका नाम होता था दोष पराधिक, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करें दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं कत्यूरी वंश से, कि कत्यूरी वंश में देखिए कर की जो वसूली करता था, टैक्स की वसूली के लिए 2 पोस्ट बनाए गए थे। एक था भोगपति और दूसरा था सॉल्किक, ठीक है, सॉल्किक। इनका काम होता था टैक्स एकत्रित करना, सॉल्किक, ठीक है। तो ये हमारे टैक्स कलेक्ट करते थे। और भूमि की माप के लिए वही गुप्तकालीन प्रणालियाँ यहाँ पे चलती थी। भूमि मापन के लिए गुप्तकालीन जो प्रणाली चली आ रही थी, उसमें नाली वाली कुछ नहीं होता था, ठीक है। उसमें यही चलता था, द्रोण वापम और खारी वापम, द्रोण वाप और खारी वाप, ये भूमि मापन प्रणालियाँ थी उस समय, ओके। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो कि हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कत्यूरी सेना मैंने बता दी 4 प्रकार की थी, ठीक है। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये ललित सूर्यदेव था, ललित सूर्यदेव, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बात करें तो हमारे कत्यूरी जो शासकों के अभिलेख प्राप्त होते हैं वो हमने देख लिया। इन अभिलेखों की जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, कुटिला लिपि थी, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हम बात करते हैं दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों में हम बात करेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देखिए उसमें जो कत्यूरी राज्य था ना, कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था उसमें, ठीक है। प्रांतों में विभाजित था कत्यूरी राज्य, जैसे आज हमारा देश भी है प्रांतों में विभाजित। और प्रांतों का जो सबसे बड़ा शासक होता था उसको ऊपरिक कहा जाता था, ठीक है, ऊपरिक या राज्यपाल, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कत्यूरी शासन काल में उसमें 4 विषय या जिले थे, प्रांतों के अधीन 4 विषय या जिले थे, जिलों को विषय कहा जाता था, ठीक है। 4 विषय थे उसमें जिनकी हमको
पता चलता है जिनके बारे में ताम्रपत्रों से। तो ये 4 विषय या जिले कौन कौन से थे? तो पहला था कार्तिकेयपुर, ठीक है, दूसरा था टंकणपुर, टंकणपुर, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अंतराग, तीसरा अंतराग, और चौथा जो विषय या जिला था वो था ऐशाल विषय, ठीक है, चौथा विषय था ऐशाल विषय। तो ये 4 विषय हमको प्राप्त होते हैं कत्यूरी शासन काल में, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कत्यूरी शासकों की शीतकालीन राजधानी भी याद रखेंगे आप। कत्यूरी शासकों की शीतकालीन राजधानी कहाँ पे स्थित थी? तो ये ढिकुली के निकट थी, ढिकुली, ठीक है, वर्तमान रामनगर के आसपास का प्लेस है ढिकुली। तो यहाँ पे गाने वाला भग नामक एक प्लेस है, यहाँ पे हमारे कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी थी, ठीक है। कत्यूरी शासनकाल को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ, उसके बाद कार्तिकेयपुर नाम के स्थान पर थी, फिर ये आ जाता है कत्यूर घाटी बैजनाथ में, और लंबे समय तक वहीं पे रहता है कत्यूर वंश हमारा। उसके बाद कत्यूरी फैल जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार, तो हमें ये भी पता चलता है ना, 1399 में जो हमारा हरिद्वार पर अटैक किया था, किसने? तैमूरलंग ने किया था। और ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था उस समय। ब्रह्मदेव कौन? वही जो हम अंतिम शासक बोले थे, जिसका नाम बीरम देव था, ठीक है। ब्रह्मदेव ने इसका सामना किया था तैमूरलंग का, ये बोला जाता है जिया रानी की लोक गाथा में, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतभेद है इतिहासकारों में। कुछ लोग सुदीक्षाक्ष को अंतिम बताते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हमारे आ जाते हैं ब्रह्मदेव में, ठीक है। तो एक जैसे एग्जाम में पूछा जाता है एग्जामिनर, वो इसी के हिसाब से हमने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। कत्यूरी वंश भी हमने देखा, कार्तिकेयपुर राजवंश। इसके बाद हमारे उत्तराखंड राज्य में मध्यकाल में हम पहुंचेंगे। अब मध्यकाल में 2 महत्वपूर्ण राजवंशों का चर्चा का विषय रहेगा, जैसे कि कुमाऊं में चंद्रवंश और गढ़वाल में परमार वंश। हालांकि कुछ अल्प समय के लिए गोरखा भी आएंगे। तो मध्यकाल में इन तीनों वंशों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे दोस्तों, परीक्षा वाले की तर्ज पर। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। जितने भी महत्वपूर्ण की पॉइंट बताए गए उनको आप देखिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी वेबसाइट जो है himwantuk.com, himwantuk.com, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी परीक्षा वाली ये सीरीज चल रही है, महाकुंभ चल रहा है चैनल पे यूट्यूब के, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज लगातार आपको दी जा रही है चैप्टर वाइज। तो उनको भी आपने फॉलो करना है। जैसे आप ये पूरा पढ़ ले रहे हैं टॉपिक, उसके बाद उस टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो करना है, परीक्षा वाली टेस्ट सीरीज को, जिससे आपको आकलन होगा कि कितना आप टॉपिक समझे, कितने पॉइंट आपको याद हुए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाए रखें दोस्तों। चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा और बहुत मज़ेदार होगा, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड में मध्यकाल, और या उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल के जो ऐतिहासिक वंश रहे, पंवार परमार वंश और कुमाऊं का चंद वंश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।